Hello, students of BSc Part 2nd. I'm Dr. Raksha Mishra. Today I will discuss about the ethnobotany. What is ethnobotany is, we'll discuss that. The word ethno means culture or Sanskriti, and the botany means study of plants. पादपों का अध्ययन करने को बॉटनी कहा जाता है. In a nutshell, if we discuss the definition of the ethnobotany, then we can say that the study of past and present interrelationship between human culture practices and plant kingdom in the environment is called the ethnobotany. अगर हम देखें तो ethnobotany जो है वो वास्तव में आदिवासियों द्वारा वहाँ के जो स्थानीय पादप होते हैं, जो वहाँ के स्थल के जो विशिष्ट पादप होते हैं, उनके संस्कृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार कार्यों में उनको उपयुक्त किया जाता है. उसके अध्ययन को लोक वनस्पति भी कहते हैं और इथनोबॉटनी भी कहते हैं. तो इस तरह ये जो इथनोबॉटनी है ये व्यक्तियों एवं पादपों के मध्य जो संबंध होते हैं वो दर्शाता है. इसके अंदर अगर हम देखें तो मानव द्वारा विभिन्न पादपों का भोजन, आवास, मेडिसिन्स, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, औजार, रंग रोगन, सभी कुछ, सामाजिक जीवन, भवन निर्माण, सब में इनका उपयोग किस प्रकार आदिकाल से किया जाता रहा है, इसकी जानकारी जो होती है वो इथनोबॉटनी से प्राप्त होती है. इथनोबॉटनी को सबसे पहले रिचर्ड एवांशुल्स ने स्टडी किया था. इनको फादर ऑफ इथनोबॉटनी भी कहा जाता है. अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री, अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि इथनोबॉटनी सबसे पहले जॉन डब्ल्यू हैंसबर्गर ने 1895 में इसको इथनोबॉटनी टर्म दिया था. इस स्टडी को इथनोबॉटनी टर्म दिया था. और अगर इंडियन मैथोलॉजी में देखा जाए तो ऋग्वेदा के टाइम से नियर अबाउट 4500 to 1600 BC से जो है प्लांट्स को एज मेडिसिन यूज किया जा रहा है. और ऋग्वेदा के अंदर बहुत मेंशन भी किया हुआ है इस चीज को. और इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स को एक ट्रेडिशनल सिस्टम में भी यूज किया जाता था जो कि आयुर्वेदा के अंदर मेंशन किया हुआ है. और ग्रीक सर्जन थे डायोस्कॉर्डाइस, उन्होंने एक डी मैटेरिया मेडिका पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने 600 प्लांट्स की लिस्ट दी थी जो मेडिसिनल यूजेस के हैं. और भी अगर हम देखना चाहें तो इथनोबॉटनी का जिक्र विश्व भर में बहुत प्राचीन पुस्तकों से मिलता रहा है, परंतु इसका जो संगठित अध्ययन है वो पिछले कुछ दशकों से ही ज्यादा किया जाने लगा है. विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जलवायु के अनुसार भांति भांति पादप मरुस्थल से हिमालय तक जो उपलब्ध थे उन्हीं के बारे में वहां के स्थान के अनुसार स्थानीय आदिवासियों द्वारा अपने अनुभव पर आधारित जानकारी उपलब्ध करवाना इथनोबॉटनी का एक लक्ष्य है. जो लोकल लोग होते हैं वो उधर के जो लोकल एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स लगते हैं उनकी वैल्यू वो जानते हैं. उनको उपयोग करके उन्होंने बार बार उसका उपयोग करके, लेबोरेटरी टेस्टिंग तो नहीं होती थी पर उसको बार बार उपयोग करके उन्होंने जाना कि ये इसकी कौन सा पार्ट, किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट किस बीमारी के लिए या एलिमेंट के लिए यूज किया जा सकता है. तो ये सब चीजें हमें वहाँ के स्थानीय लोगों से कलेक्ट करके इथनोबॉटनी के अंदर हमको मिल जाती है आराम से. तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है. और अगर हम देखें तो इसके जो मेथड्स फॉर स्टडी है वो अनेक प्रकार के मेथड से हम इथनोबॉटनी पढ़ सकते हैं. जैसे हर्बेरियम के द्वारा. अब हर्बेरियम
के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अब राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जिस भी पोर्शन के जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट का है, तो डेजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनको प्रेस करके, सुखा करके और उनको शीट पे लगा के उनकी उनकी डिटेल लिख दिया जाता है, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी जाती है और उनके कुछ डिटेल स्ट्रक्चर्स लिख दिए जाते हैं, जिससे कि वो प्लांट्स जो है वो हमें जब भी हमें जरूरत है हम उसकी उसके उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके लीव्स के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हर्बेरियम के द्वारा भी इसकी स्टडी की जा सकती है। और इसको जो है आदिवासियों के जो आवास स्थल होते हैं वहां पर भी जो पौधे पाए जाते हैं वो कई काफी उसके अंदर यूज करते हैं, काफी एलिमेंट्स में यूज करते हैं। तो उनसे भी हम मिलकर के उनसे उसकी हिस्ट्री जान के, उनके बारे में जान के, उनसे भी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं इथनोबॉटनी की। और जो मेडिसिन हैं उसका अध्ययन करने के लिए मैटेरिया मेडिका है, जो एक बहुत बड़ा औषध ग्रंथ है। इसके द्वारा भी हमको एथनोबॉटनी का बारे में, हम एथनोबॉटनी की स्टडी कर सकते हैं। और पुराने फ्लोरा और भी एथनोबॉटनी के साहित्य का अध्ययन करके हम इसका पता लगा सकते हैं। और पुराने सभ्यता के अवशेष जो वहाँ उपस्थित दस्तावेज हैं उनसे भी अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कई बार आर्कियोलॉजी के अंदर कुछ अवशेष मिल जाते हैं खुदाई करते हुए, तो उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लांट्स किस जमाने, किस इरा के अंदर कौन से प्लांट्स थे और उनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू थी। काफी साल अभी कुछ दशकों से जो है इथनोबॉटनी का बहुत विकास होता जा रहा है, क्योंकि ये वनवासी आदिवासी ग्रामीण लोगों के पास जो सदियों से पेड़ पौधों का ज्ञान है, शहर के लोगों को उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है ना। और उसका प्रचार प्रसार और उपयोग हो इसलिए इसकी पढ़ाई करी जाती है। और भी इसके बहुत मेथड्स हैं स्टडी करने के। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इथनोबॉटनी, तो बहुत हैं ऑब्जेक्टिव्स इसके। जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमको स्थानीय प्लांट्स के बारे में पता चल जाता है कि कौन से प्लेस पे कौन से प्लांट्स हैं। ये इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। दूसरा, आदिवासियों द्वारा जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं उनको जो है एक जगह हम उसका उल्लेख या प्रलेखन कर लेते हैं, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको पढ़ सकें और उपयोग में ले सकें। इसका जो है इसका उद्देश्य हेतु एक शोध किया गया है, जिसके अनुसार जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं उस जगह के डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाता है। उसकी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो है प्रश्नावलियां बनाई जाती हैं। इससे महत्वपूर्ण पादप जातियों के कुल और जनरा सम्मिलित कर लिए जाते हैं और माना गया है कि ये पादप इन आदिवासियों की मूलभूत जरूरतों के लिए पर्याप्त है। और इस शोध में एक मुख्य तथ्य सामने यह भी आया है कि काष्ठीय पादपों में कम और शाकीय पादपों में अधिक औषधीय गुण पाए गए हैं। क्योंकि मानव एक प्रकार से पादपों पर पूर्ण रूप से निर्भर है, इसलिए इथनोबॉटनी की जानकारी एक ट्रेडिशनल ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाकर समाज में इसके विकास में सहयोग मिलता है। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है पारंपरिक औषधि का अध्ययन मैटेरिया मेडिका व औषध ग्रंथों के द्वारा करना। पृथ्वी पर जब से जीवन है तब से मानव पादपों का उपयोग मेडिसिन के रूप में करता आ रहा है। क्योंकि उस समय औषधि जो है वो आज के जैसे उपलब्ध तो थी नहीं। अपने कुछ ज्ञान, सहज ज्ञान के आधार पे या बार बार उसको उपयोग करके, किसी भी पादप के पार्ट को उपयोग करके, मनुष्य ने पादपों का उपयोग कर और उस समय जो बीमारी होने वाली बीमारियां थी उनका उपचार किया। आज भी हजारों वर्षों के बाद भी इनका उपयोग उसी रूप में हो रहा है और जैसे उस काल में किया जाता था उसी तरह से किया जा रहा है। भारत में ऋषि मुनि और जो विद्वान लोग हैं इसकी जानकारी को लेखबद्ध डॉक्यूमेंटेशन किया, जो वर्तमान में भी आयुर्वेद के अंदर और जो उसको आज भी उपयोग में किया जाता है। और अगर हम देखें तो इसको लोकोक्तियां, लोक संगीत और रीति रिवाजों से भी इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विश्व के सभी देशों में
बुजुर्गों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर बताई गई पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उपयोग में लाई जाने वाले जो पादप हैं, मेडिसिनल यूज है जिनका, उसको उस परंपरा को जीवित रखने के लिए इसको इसका जो है एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि ये जो है पारंपरिक रूप से इस ज्ञान का ये ज्ञान जीवित रहे। इसलिए भी इथनोबॉटनी की स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में भी लोकगीत, मुहावरे, लोकोक्तियां और कई रीति रिवाजों में हम सदियों पुराने ज्ञान को देख सकते हैं। भारत में शादी के समय मेहंदी और हल्दी की रस्म की जाती है। इन पौधों के जो औषधीय तत्वों के बारे में पता चलता है। कुछ आयुर्वेदिक मुहावरे ऐसे हैं जो हर व्यक्ति जानता है और उसको उपयोग करके स्वस्थ भी रहते हैं। ये सरल होते हैं, आसानी से याद भी हो जाते हैं। जैसे एक है कि अजवाइन को पीस लें, नींबू संग मिलाए, फोड़ा फुंसी दूर हो जाए, सभी बला टल जाए। अब इसके अंदर अजवाइन के बारे में बताया गया है और नींबू का इस्तेमाल भी बताया गया है। जब भी फोड़े फुंसी हो तो इनको फोड़े फुंसियों पे लगा लिया जाना चाहिए। दूसरा है, एक और है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता सकती हूँ। 7 फूल ले लीजिए सुंदर सदाबहार, दूर रहे मधुमेह को, जीवन में हो प्यार। अब सदाबहार जो है उसको कैथरंथस कहते हैं, बॉटनिकल नेम उसका कैथरंथस है। तो इस मुहावरे के अंदर कैथरंथस के बारे में बताया है कि इससे कैंसर के उपचार की भी औषधि बनाई जा सकती है, इससे डायबिटीज भी ठीक होती है। तो इस तरह से भी याद करके और इनको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इन मुहावरों को याद कर लिया जाता है। इससे ये याद आ जाता है कि भी आज ये जो सदाबहार है कौन सी बीमारी में काम में लिया जा सकता है। एक और आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। तुलसी दल रस लीजिए, उठकर पाते काल, सेहत सुधरे आपकी तन मन हो माला माल। अब इसमें ऑसिमम तुलसी के गुणों के बारे में बताया है कि वो अगर लेंगे तो आपका तन मन हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो ये काफी सारे मुहावरे हैं जो कि हमारे जो है ग्रंथों में या कई कई बुक्स में उसमें बताए गए हैं। हिंदी रीति रिवाजों में, हिंदुओं के रीति रिवाजों में उनमें काम में लिए जाते हैं, जिससे कि हमें ये हर समय याद रहे कि कौन सा पौधा किस मेडिसिन किस बीमारी में मेडिसिन का काम करता है। अब एक छोटा सा और मैं बता देती हूँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ कि गाजर रस संग आंवला 2040 ग्राम, रक्तचाप हृदय सही पाए सब आराम। अब इसमें गाजर और आंवला दोनों के मेडिसिन वैल्यू बताइए कि अगर ये ले लिया जाए तो ब्लड प्रेशर एकदम ठीक हो जाएगा, हार्ट की डिजीजेस नहीं होंगी। तो ये एक तरीका है, एक ऑब्जेक्टिव है इथनोबॉटनी को स्टडी करने का। तो अब पुरानी सभ्यता के अवशेष और वास्तुशास्त्र उसकी सूचना भी प्राप्त करना एक इथनोबॉटनी का उद्देश्य है। और जो इसके जो साहित्य मिला है हमें अभी इथनोबॉटनी के बारे में बहुत समय से मानव परिचित है और इसके हेतु कार्य भी करता रहता है। किंतु इस शब्द का प्रचलन सबसे पहले हर्सबर्गर ने किया था और इसको सरल भाषा में कहा था कि पादपों का उपयोग आदिवासी व्यक्तियों द्वारा किया जाए, उसको इथनोबॉटनी कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और इजी सी चीजें हैं। अब मैं अगर आपको और बताऊं तो कुछ, जैसे अब राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहां इनका बहुत उपयोग किया जाता है प्लांट्स का, और उनसे हमको जानकारी खूब मिल सकती है। जैसे कि भीलवाड़ा के पास में जो है भील जाति है, ये बहुत बड़ा समुदाय है। इसमें कम से कम 7.4 मिलियन सदस्य राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलते हैं भील जाति के लोग। और ये लोग मेडिसिन प्लांट्स के जो है पार्ट्स को ये एलोपैथी मेडिसिन नहीं यूज करते, ये तो अपना उपचार खुद इन प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा कर लेते हैं। और जैसे दामर, ये जो सदस्य हैं दामरिया भी कहलाते हैं, ये गुजरात और राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। गरासिया, ये पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान की तरफ रहते हैं ये। और मीना जाति के लोग जो हैं वो 21 मिलियन लोगों का, राजस्थान का एक बहुत बड़ा आदिवासी समूह है ये, और राजस्थान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी मिलते हैं। और चौधरी, ये पश्चिमी राजस्थान के इलाके में
बहुत पाए जाते हैं। तो ये सब राजस्थान के आदिवासी लोग हैं। और इन आदिवासी लोगों का जो पुराने समय से, पुराने काल से, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग जो जिन पौधों को अलग अलग बीमारियों के लिए काम में लेते हैं, उनको एक जगह डॉक्यूमेंटेशन करना, वो इथनोबॉटनी कहलाता है। और वो बहुत उपयोगी है, आगे आने वाली अपनी जनरेशन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं मिलाए जाते, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये बहुत आजकल इसका बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। अब अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए कि इथनोबॉटनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ना चाहिए इथनोबॉटनी को, या क्यों इथनोबॉटनी से हमें क्या लाभ मिल सकता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इथनोबॉटनी का। तो इसका क्या योगदान है, इसके एक तो अध्ययन से, इसके जो अध्ययन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पादपों के नए प्रयोगों की खोज भी संभव हो सकी है। कुछ नए पादपों का वर्णन भी मिला है पादप जगत के अंदर, और खाद्य पादपों में विकास संभव हुआ है। पुराने समय में जो प्रिमिटिव आदमी था, प्रिमिटिव मानव था, उसके द्वारा जो चयनित पादपों की खेती जो है वो अब नई और अच्छे बीज युक्त वैरायटी से की जा सकती है। जर्म प्लाज्म की विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन आदिवासियों द्वारा किया जाता है। आदिवासियों द्वारा प्राकृतिक लाभदायक फ्लोरा सुरक्षित रह पाया। उन्होंने जाना कि भाई ये प्लांट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका प्रत्येक पार्ट जो है बहुत किसी भी एलिमेंट में काम में लाया जा सकता है। तो उन्होंने उसको बचाने के लिए, उस पौधे को बचाने के लिए खूब जो है पौधे भी लगाए और सुरक्षित रखा, उस फ्लोरा को सुरक्षित भी रखा। अनेक पादपों जैसे औषधिक पादपों का अध्ययन भी जारी रखा जा सकता है। कीटनाशकों और नार्कोटिक्स पदार्थों की खोज से जो संबंधित ज्ञान इथनोबॉटनी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। और इथनोबॉटनी के अंदर हम देखें तो मेरे ख्याल से अब इसके अगर मैं कुछ पादप लेना चाहूँ कि भाई वो कैसे, आदिवासी कैसे यूज करते हैं पादपों को, तो कुछ एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक सबसे सिंपल चीज है नीम। अब नीम की पत्ती को खून साफ करने के लिए यूज किया जाता है। जब हमने कुछ आदिवासी लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि नीम की पत्ती को वो खून साफ करने के लिए, नीम की जो कोपल होती है उसको खून साफ करने के लिए ये सुबह सुबह उसका सेवन करते हैं। और जो उसकी डंठल होती है, स्टेम होती है, जो पतली वाली स्टेम होती है, उसको ये एज ए टूथ ब्रश यूज करते हैं, और जिससे दांत बहुत साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट, जो इसकी छाल होती है, बार्क जो होती है, अगर कोई फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो ये उसकी छाल को घिस करके उसका जो रस होता है जो निकलता है उसको ये फोड़े फुंसी पे लगाते हैं, और वो फोड़े फुंसी पक करके एकदम ठीक हो जाते हैं। इन्हें कोई एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक शहरवासियों की तरह। इसके अलावा और बहुत कॉमन प्लांट है, जो है आप ये ले लीजिए, आंवला ले लीजिए। ये लोग आंवले का फल यूज करते हैं, जिसमें मैक्सिमम कैल्शियम, मैक्सिमम विटामिन ई, मैक्सिमम जो है हर तरह के विटामिन और मिनरल्स कैल्शियम में पाए जाते हैं। तो इसके फ्रूट को ये यूज करते हैं अपने बॉडी के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन की कमी को पूरी करने के लिए, और कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए। और भी कॉमन प्लांट अगर मैं लूं तो जो है आप और ले सकते हैं। अगर हम देखें तो ट्रीज के अलावा अगर हम कुछ श्रब्स भी लेना चाहें तो जैसे विधानिया सोमनीफेरा, उसको विधानिया सोमनीफेरा जो है, अश्वगंधा, उसकी जो पत्तियां होती हैं उससे फैट लॉस होता है, फैट का लॉस होता है। और उसकी जो जड़ें होती हैं उसको ये आदिवासी लोग पाउडर बना करके अपने जो मस्कुलर मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, और कैल्शियम की कमी पूरी होने से बोन्स को भी स्ट्रांग बनाते हैं। तभी जब भी कोई आर्थराइटिस का दर्द होता है, कुछ होता है, तो उसमें आज आयुर्वेदिक वाले जो डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक के अंदर, आयुर्वेदिक की बुक में ये लिखा हुआ है
कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो उसके पाउडर बहुत कारगर और बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत, सिनकोना है, सिनकोना जो प्लांट है वो भी जो है बहुत यूज किया गया था ट्रेडिशनली। सबसे पहले तो इसको जो है यूनान की जो वो थी महारानी थी, उनका नाम सिनकोना था। वो बीमार हो गई थी तो वो उनको सब नीम हकीमों ने देखा, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई या कोई भी काढ़ा नहीं लगा, तो उनको जो है वो एक दिन उनको कोई तालाब था उसका पानी पिलाया गया। तो वो उससे उनको थोड़ा स्ट्रेंथन हुई वो, और वो ठीक हो गई। धीरे धीरे उनको और पानी पिलाएगा तो वो थोड़ा ठीक होती चली गई। तो राजा ने भेज करके कहा कि भाई ये पानी पता करो कि इस पानी में क्या ऐसा जादुई चीज है जिससे कि इनकी बीमारी ठीक हो गई। तो उन्होंने जब पता किया तो उसमें बदबू भी बहुत आ रही थी और पेड़ पौधों के पत्ते और डंठलें पड़ी हुई थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो आसपास के पेड़ पौधे हैं, उनके जो है पार्ट्स गिरे हुए हैं इस तालाब के अंदर, वो सड़ गए हैं। तो उनका पेड़ पौधों का जो रस है, मेडिसिनल चीजें जो है वो इसमें घुल गई हैं, जिसके कारण कि ये एक दवाई का काम कर रही है। तो उस पौधों का नाम इस सिनकोना महारानी के नाम पे सिनकोना रखा गया, और सिनकोना से जो मेडिसिन बनती है उससे क्विनेन कहा जाता है। तो ये बहुत पुराने समय से, पुराने काल से इतना बॉटनी को बहुत उपयोग में लिया जाता था। इसका बहुत उपयोग किया जाता था, और आज भी इसका अब ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। अब लोग एलोपैथी भी लेते हैं, पर इसको भी आजकल बहुत ज्यादा उपयोग में लेने लग गए हैं।